हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हम अपना काफ़ी टॉपिक कवर कर चुके थे और आज हम आ चुके हैं म्यूटेशन। आज हमें पढ़ना है म्यूटेशन एंड साथ ही साथ मैं थोड़ा सा बताऊंगा इसमें, जब हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो उसी में हम स्टार्टिंग का एक पॉइंट है जैसे कि पेडिग्री एनालिसिस, उसे भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि वहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल तो नहीं आए हैं, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट है तो उसे पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि सवाल आ जाते हैं कभी कभार, और जब भी आए हैं तो ठीक ठाक सवाल आ गए हैं, तो हमें उसका भी कॉन्सेप्ट समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो वो हम देखेंगे। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा म्यूटेशन बताना चाहूँगा, थोड़ा डिटेल में ही बताऊँगा, मतलब कि आगे जब हम डिसऑर्डर्स वगैरह पढ़ें तो वहाँ पे हमें दिक्कत ना आए कि इन सब शब्दों का हम यूज़ कर रहे हैं तो पता चलता रहे हमें कि हाँ ये वर्ड कहाँ से आया है। तो इसलिए ये म्यूटेशन वाले टॉपिक में ही मैं काफ़ी चीज़ें यहाँ पर समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना एक एक चीज़ें, और साथ ही साथ नोट डाउन कर लोगे तो आपका एक हिसाब से रिवाइज भी होता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कोई मेजर थ्योरी नहीं है, बस समझने वाली चीज़ें हैं कुछ जो आपको वर्ड्स बाय वर्ड्स ध्यान रखनी है। चलिए देखो, म्यूटेशन एक्चुअल में है क्या। कोई भी सडन चेंज हो जाए, जो भी जेनेटिक मटेरियल में कोई भी चेंज हो जाए अचानक से, जिसके वजह से कोई इफेक्ट आए, है ना, कोई असर आ जाए बॉडी पे, वही क्या है, म्यूटेशन है। अब म्यूटेशन होने के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। कुछ म्यूटेशन ऐसे भी होते हैं जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफ़र भी होते रहते हैं, ठीक है, तो वो सब इनहेरिटेबल में भी आ जाते हैं। तो ऐसे समझना है कि म्यूटेशन, ऐसे मान लो कि कोई यूवी रेडिएशन हुई जिसके वजह से कुछ चेंज हो गया डीएनए में और उसका कुछ असर आ गया, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। सिंपली हमें क्या ध्यान रखना है कि म्यूटेशन क्या है, कोई भी सडन चेंज, ठीक है, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, अच्छा जेनेटिक मटेरियल क्या है, न्यूक्लियस ही तो था, और उस न्यूक्लियस में क्या भरा पड़ा है, ऐसा लगता है क्रोमोसोम का पूरा पेयर है। हमारे में 23 जोड़ी क्रोमोसोम है और वो सारे क्रोमोसोम पर ऐसा लगता है कि डीएनए लपेटा हुआ है ना। तो डीएनए क्या है एक्चुअल में, वही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, उस धागे को कह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि क्रोमोसोम में भी अगर कोई चेंज आ रहा है, इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल में चेंज आ रहा है, दैट मीन्स कि हम म्यूटेशन की बात कर रहे हैं। चाहे डीएनए में कोई बदलाव आ रहा है वो भी म्यूटेशन है, वो भी तो जेनेटिक मटेरियल ही है। उसी तरह मैं थोड़ा सा इसके टाइप्स बताना चाहूँगा कि म्यूटेशन कितने टाइप के हो सकते हैं, उसे ज़रा सा देखते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, जैसे देखो, मान लो कोई एक मैंने ले लिया कि हमने क्या लिया, नॉर्मल सेल ली, और हमें पता है क्रोमोसोम ऐसे पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ये लो। अब सारे के सारे 23 जोड़ी बना पाना पॉसिबल थोड़ी हमारे लिए, है कि नहीं। ये क्या थी, ये नॉर्मल कंडीशन है। अब मान लो कुछ म्यूटेशन हुई जिसके वजह से क्या हुआ, ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ हुई होगी। गड़बड़ मतलब कि आप ऐसा कह सकते हो कि क्रोमोसोम के नंबर में कुछ बदलाव आ सकता है, कि पहले जितने क्रोमोसोम थे अब हो सकता है क्रोमोसोम घट गए हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्रोमोसोम बढ़ गए हों, ऐसा लगता है यहाँ घट गए हो। तो इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, यहाँ पर आप इन कंडीशंस को क्या बोलोगे कि चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। ये अभी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे चेंज होते हैं, वो भी अभी समझा दूंगा। बस अभी ये जान लो कि एक होता है क्रोमोसोम नंबर में चेंज होना, ये एक तरह का म्यूटेशन है। दूसरा ऐसा भी होता है कि क्रोमोसोम में हो सकता है उसके स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाए। ऐसे समझ लो मैं पेयर ऑफ क्रोमोसोम बना रहा था और ये क्या था, नॉर्मल वाला केस था, और नॉर्मल वाले केस में तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। मान लो ये म्यूटेशन वाला है और ये सेल में ऐसा समझ लो कि कोई म्यूटेशन कुछ हुई गड़बड़, जिसके वजह से हो सकता है कि यहाँ पर आने वाला ये क्रोमोसोम, ऐसा लगता है यहाँ पर कोई बदलाव आ गया, हो सकता है इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाए, बदल जाए। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम
स्ट्रक्चर चेंज होगा। ठीक है, चेंज लिखना है ना, चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। देखो तो क्या हो सकता है, चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में भी बदलाव हो सकता है, साथ ही साथ हो सकता है कि डीएनए के सीक्वेंस में भी कुछ छेड़छाड़ हो जाए। ये तो जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे वहाँ पर भी देखेंगे। याद करो मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी, उसमें भी, या हम जब पढ़ेंगे भी तो उसमें मैंने क्या बताया होगा, उसमें मैं ये चीज़ डिस्कस करूँगा आपसे कि कैसे डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। वहाँ पर भी बातें लिखी हैं, साथ ही साथ इसके जस्ट अगले चैप्टर में भी बात लिखी है डीएनए को लेके। जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो छोटी क्लासेस में भी आपने सुना भी होगा, जब आप डीएनए पढ़ते भी हो तो हमें ये पता होता है डीएनए में ऐसे लगता है कि न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं कुछ। ठीक है, अलग अलग नाम के हो सकते हैं, ए टी जी सी और इधर उसके एंटी साइड पे। तो इसी सब का पूरा ऐसे लगता है, पूरा स्ट्रक्चर बना होता है जिसको हम क्या बोला करते हैं, डीएनए। और हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे भी कि डीएनए से ही बाद में क्या बनता है, एमआरएनए बनेगा, प्रोटीन, ये सब बना करता है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि डीएनए में ऐसे होंगे, कोई मान लो ऐसा है सेगमेंट जिसमें कुछ बदलाव आ जाए। ठीक है, हो सकता है डीएनए में ऐसे कोई बदलाव आ जाए और उसकी जगह कुछ ऐसे गड़बड़ सा हो जाए, सीक्वेंस बदल जाए, तो आप यहाँ क्या बोलोगे, चेंज इन डीएनए। कैसे होगा अभी हम थोड़ा देख लेंगे बाद में। ठीक है, ये चाहो तो नोट डाउन कर लो, फिर एक एक करके मैं बता देता हूँ तीनों को। ठीक है, चलो सबसे पहला मैं क्या देख रहा हूँ, क्रोमोसोम का नंबर, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। ध्यान से देखना, भूलना नहीं ये चीज कि हम म्यूटेशन ही पढ़ रहे हैं अभी। देखो हमने पहला क्या देखा था, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम के नंबर में चेंज होना, ये दो तरीके से होता है। एक को आप बोलते हो पॉलीप्लॉइडी, क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे। एक को आप बोलते हो क्या, एन्यूप्लॉइडी, दोनों को डिस्कस करेंगे। क्रोमोसोम का नंबर दो तरीके से बदल सकता है। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी में क्या होगा, यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी, दुगनी हो जाएगी। अगर 10 है तो 20 हो जाएगी, 20 है तो 40 हो जाएगी, 23 जोड़ी है या 23 क्रोमोसोम भी अगर मैं मान लूँ तो ऐसा लगता है 23 से 46 हो जाएगा। इस तरीके का डबल होना कहाँ पर होगा, पॉलीप्लॉइडी में। एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा, यहाँ पर दो तरीके की चीज़ें होंगी। हो सकता है कोई एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाए या दो हो जाए, या फिर कोई एक क्रोमोसोम कम हो जाए या दो क्रोमोसोम कम हो जाए, डिपेंड करता है। ठीक है, ये सब म्यूटेशन के कारण है, अभी हम देखेंगे कैसे। पॉलीप्लॉइडी, यहाँ पर मैंने क्या बोला, क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा। ये कब होगा पता है, किस केस में, याद करो सेल साइकिल सेल डिवीजन में जब आप पढ़ते हो वहाँ पर ये चीज़ आती है कि जब क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पर ऐसे लेटे हुए होते हैं। ठीक है, मेटाफेजिक प्लेट पर क्रोमोसोम होते हैं, उसके बाद एनाफेज जब आता है तो उस टाइम पे होता क्या है, ऐसे लगता है क्रोमोसोम जो थे उसका सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, वो टूट के दो क्रोमेटिड में बदल जाते हैं। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर जो वहाँ से अटैच होता है वो उसको खींच के अपोजिट पोल पर ले जाया करता था, और टीलोफेज आने के बाद साइटोकाइनेसिस होकर दो सेल में बदल जाया करती है। बट होगा क्या, ऐसे समझो कि नॉर्मल केस की अगर मैं बात करूं, ऐसे था, और यहाँ पर हम ये बात जानते हैं ऐसे क्रोमोसोम लेटे हुए होंगे। ठीक है, सेंट्रोमियर पर, अरे सेंट्रोमियर मेटाफेजिक प्लेट पे, ये क्या है, मेटाफेज है। अब सोचो ऐसा कि यहाँ पर कोई केमिकल अगर डाला, केमिकल,
होता तो उस केमिकल का नाम है कॉल्चिसिन। वो करता क्या है, वो स्पिंडल फाइबर को बनने ही नहीं देता, और अगर धागे नहीं बनेंगे, वो स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा, तो इन क्रोमेटिड्स को जो अभी यहाँ टूटेंगे उसको आप दूर कैसे ले जाओगे, ना दूर ले जा पाओगे, ना ही सेल डिवाइड करके 2 सेल में बदल पाएगा। तो ऐसा लगता है एक सेल के अंदर क्रोमोसोम की संख्या बढ़ गई होगी। जैसे समझो यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या क्या थी, क्रोमोसोम की संख्या समझ लो 2 रही होगी। अब यहाँ पर यही केस में मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये स्प्लिट तो हो गए, ठीक है, ऐसे स्प्लिट तो हो गए, लेकिन ये केमिकल ने किया क्या, ऐसा लगता है स्पिंडल फाइबर नहीं बनने दिया, और स्पिंडल फाइबर ना बनने की वजह से ऐसा लगता है क्रोमोसोम की संख्या 2 से बढ़ के 4 हो गई। ये कब हुआ, ये एनाफेज में हुआ, एनाफेज में। तो आप मुझे ये चीज़ बिल्कुल बता सकते हो कि ये केमिकल ने क्या किया होगा। ये स्टॉप करता है स्पिंडल फॉर्मेशन को, है कि नहीं। ये स्पिंडल फॉर्मेशन को क्या करेगा, रोक देगा, और स्पिंडल फॉर्मेशन को रोक देगा तो होगा क्या गड़बड़, ऐसा लगता है कि ये ऐसे के ऐसे इसी स्टेट में रह जाएंगे, और यहाँ जो 2 क्रोमोसोम हुआ करते थे, अब इन क्रोमेटिड्स को आप क्रोमोसोम मानोगे, और ये टोटल क्या हो जाएगा, 4 क्रोमोसोम हो जाते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया, डबल हो गया। एन्यूप्लॉइडी के केस में क्या होगा, ऐसे समझो, ऐसा कुछ रहा होगा सेल, ये है सेल, और हम सब जानते हैं क्रोमोसोम पेयर में ऐसे जोड़ी में प्रेजेंट होते हैं, होते तो हमारे में 23 जोड़ी हैं, पर सब बनाने जाएंगे तो हम पागल हो जाएंगे। तो सब कौन बनाएगा, ये तो नॉर्मल केस है तो बनाना पड़ा। हो सकता है कुछ एडिशन हो जाए, हो सकता है कुछ डिलीशन हो जाए, एडिशन हो जाए, या आप कह लो ऐड हो गया क्रोमोसोम, या फिर डिलीशन हो जाए, ठीक है, या फिर हट जाए। अगर कोई क्रोमोसोम ऐड हो गया तो यहाँ पर यही कंडीशन जो बना करती थी, ये वाली कंडीशन जो बना करती थी, तो अब यहाँ पर खाली होगा क्या, एक क्रोमोसोम की संख्या बढ़ गई है, ठीक है। इसको जब हम डिसऑर्डर्स वाला पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम देखेंगे कि ऐसा लगता है ये 3 क्रोमोसोम आ गए, ऐसा लगता है ट्राइसोमी हो गया है, ठीक है। बट अगर यहीं से सोचो, यहाँ से एक क्रोमोसोम को मैं हटा दूं तो ऐसा लगता है यहाँ जो बनेगा डिलीशन के बाद, वो बनेगा क्या, मोनोसोमी कंडीशन आप उसको बोलोगे। वो सब हम आगे वर्ड यूज करेंगे बाद में, बट अभी हम खाली ये टर्म समझ रहे हैं कि होता क्या है ये सब। तब यहां पर ऐसा होगा, वही कहानी। यहां पर सिर्फ एक प्रेजेंट है, इसको आप बोलोगे क्या, मोनोसोमी, इसको आप बोलोगे क्या, ट्राइसोमी, क्योंकि ऐसा लगता है लास्ट वाले पे 3 क्रोमोसोम आ गए, यहां पर सिर्फ एक है तो मोनोसोमी। और अगर ये भी गायब हो जाए तो ऐसा लगता है कि एक भी नहीं है, नलीसोमी भी बोलेंगे। इस तरह के टर्म्स हम यूज किया करते हैं। बस अभी क्या समझना है, एन्यूप्लॉइडी क्या होता है। या तो क्रोमोसोम का नंबर चेंज इस तरीके से हो सकता है, या तो इस तरीके से हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक। अगली बात देखना, क्रोमोसोम का शेप कैसे बदल सकता है, ये आप नोट डाउन कर लो, बता देता हूं। क्रोमोसोम का शेप कह लो या क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कह लो, है ना। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, आओ जरा उस पे भी नजर मार ही लेते हैं। देखना, दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं, चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कैसे बदलाव आ सकता है, ऐसे समझो, ये है भाई साहब क्रोमोसोम, ठीक है। और हम जानते हैं, ऐसे समझ लो कि ऐसे जीन के सेगमेंट्स हुआ करते होंगे डीएनए पे। क्रोमोसोम बोल दूं या डीएनए कह लूं तो ये तो समझ जाओगे। मान लो ये मैंने कोई ले लिया जीन एस ए एम, ऐसे समझ लो इतना सेगमेंट, एक जीन है, 2 जीन है, 3 जीन है, ऐसे एस ए एम ए,
और एक और ले लिया R। ऐसे समझ लो इतने जीन का मैंने ले लिया। अब ऐसा समझो कि क्रोमोसोम में क्या हो जाए, क्रोमोसोम में ऐसा मान लो कुछ चेंज हो जाए, कुछ बदलाव ऐसा हो सकता है कि मान लो इधर का ये R वाला टुकड़ा, मान लो ये जीन का सेगमेंट टूट गया और बचा क्रोमोसोम रह जाए। आप कह सकते हो कि अगर डिलीशन हुआ तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर जो मेरे पास बना करता था समर से हो जाएगा क्या, समा हो जाएगा, है ना। मतलब ऐसा लगता है कि ये चेंज हो जाएगा, कुछ और इफेक्ट हो जाएगा। इसी तरह का ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम, भूल मत जाना, म्यूटेशन है ये सब। डिलीशन हो जाए, या आप कह लो कोई चीज़ ऐड हो जाए, एडिशन कह लो या इंसर्शन भी कह लो। एडिशन हो जाए तो क्या हो जाएगा, ऐसे मान लो कि ऐसे कुछ रहा होगा, यहाँ था SAMAR, ऐसे समर तक था। मैं बोल रहा हूँ कि कुछ ऐड हो जाए। अब यहाँ पर ऐड होने का मतलब ये लो, T ऐड कर दिया, H ऐड कर दिया। अब क्या हो गया, इसका भी दूसरा मीनिंग बन गया। ऐसा लगता है ये भी कुछ इफेक्ट दिखा सकता है, मतलब कि अब ये दूसरा नए तरह का बन गया, समर्थ हो गया ये तो। अब ये तो ऐसे एग्जाम्पल लिया हम लोग ने ताकि समझ आ जाए। डिलीशन हो गया, एडिशन हो गया। एक हो सकता है क्या, इन्वर्जन। ये क्या होता है इन्वर्जन, मतलब ऐसा समझो कि यहाँ पर ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट, इन दोनों को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दूं। ऐसा लगता है इसको ऐसे घुमा दूं तो ये वाला ऊपर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाए। ऐसा लगता है ये इन्वर्ट हो गया, इन्वर्जन हो गया, ठीक है। ऐसा लगता है पलट सा गया है। ऐसा होगा क्या, ये जीन का टुकड़ा इधर आ जाए, ये जीन का टुकड़ा इधर आ जाए। तो इस केस में भी क्या होगा, ये रही कंडीशन। ऐसे रहा करता था SAR, ऐसे समर हुआ करता था। मैं कह रहा हूँ M और A में बदलाव हो गया, A इधर आ गया, M इधर। ऐसा लगता है शाम हो गया। ये चीज़ और ये चीज़ आपस में इंटरचेंज हुई है, ठीक है। इस तरह की कहानी हुई है। तो ये सब क्या है, ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बदलाव हो सकता है। ये इस तरीके से पॉसिबिलिटी है। डीएनए में कैसे बदलाव होगा उसे भी ज़रा देख लेते हैं। एक बार नोट डाउन कर लो चाहो तो। देखना डीएनए में कैसे बदलाव होगा, आओ ज़रा मैं उसे भी एक बार में बता देता हूँ। क्या ये सब जानना ज़रूरी है? हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आगे जब हम डिसऑर्डर्स पढ़ा करेंगे तो ये सब यूज़ आ जाएगा। डायरेक्टली नहीं, लेकिन हाँ इनके नाम, इनके जो भी हम प्रोसेसेस देख रहे हैं ये सब आ सकता है यूज़ में। चेंज इन डीएनए, डीएनए में कैसा चेंज होगा? अरे कुछ नहीं, वही न्यूक्लियोटाइड में बदलाव होगा। ये तो आप पढ़ते आए हो, ये तो आप जानते भी हो कि डीएनए जो होता है, डीएनए से बना करेगा क्या? एमआरएनए बना करेगा। और जैसे यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे लगे होते हैं, उसी का ऐसा लगता है यहाँ पर भी ऐसे बना होगा, है ना, जिसको आप क्या बोल रहे हो, एमआरएनए। और यही एमआरएनए जब जाता होगा ऐसे राइबोसोम के ऊपर, तो यही एमआरएनए क्या करता होगा, ऐसे राइबोसोम इसका क्या करता होगा, प्रोटीन बना देता होगा। ये सब तो कहानी है, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे भी। ये तो नॉर्मल सी बात है, हम जानते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे बदलाव किस तरीके से आएंगे ऐसे समझ लो। एक बदलाव आपका यहाँ पर आएगा क्या, सब्स्टिट्यूशन का। क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। एक बदलाव आ सकता है कि आप कुछ एडिशन कर दो या फिर डिलीशन कर दो, जिसको आप कह सकते हो इंसर्शन कर दो या डिलीशन कर दो, एक ही बात है। ये अभी हम देखेंगे। ऐसे समझ लो यहाँ पर मैंने कोई भी ऐसे नाम का चाहो तो लिख लेते हैं, जैसे समझो होता तो पूरा कोडॉन है। जैसे हम ये बात जानते हैं कि कोडॉन इन सब पे होता है। मान लो हो गया A U G C
ए ए ऐसे करके कोई भी कोडॉन हो। ये सब क्या है, ये सब तो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। और हर न्यूक्लियोटाइड, ऐसा समझो ये जो राइबोसोम बाबा हैं, ये हलवाई, ये क्या करता है, ये कोई भी तीन न्यूक्लियोटाइड को लेकर क्या करता है, यहाँ से ही पता हमें ये चीज़ चल जाती है कि ये तीन न्यूक्लियोटाइड को ऐसे समेट कर एक अमीनो एसिड बना देता है, ठीक है। मतलब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो तीन किसी भी न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है, जिसको तीन न्यूक्लियोटाइड वाले को हम बोलते हैं एक कोडॉन के बराबर होता है। मैं अगर बोलूं वन न्यूक्लियोटाइड नहीं, वन कोडॉन अगर मैं बोलूं तो आप बोलोगे तीन न्यूक्लियोटाइड आएगा। एक कोडॉन में तीन न्यूक्लियोटाइड आएगा। और एक कोडॉन एक अमीनो एसिड बनाता है ना। और हम ये भी बात जानते हैं कि हर अमीनो एसिड ऐसे चेन में जुड़ता चला जाए तो चेन ऑफ अमीनो एसिड को ही क्या बोला करते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि हर कोडॉन कोई ना कोई अमीनो एसिड का नाम लेकर आया हुआ है। तो जैसे ही ये इस पर रीडिंग करेगा, ये हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, जस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि इसके बेस पे कुछ चीज़ें समझाई गई हैं डिजीज़ में, वो समझाने में दिक्कत ना हो इसलिए समझ लो। ये क्या है, कुछ न्यूक्लियोटाइड है, हम ये बात जानते हैं। कुछ न्यूक्लियोटाइड ऐसे तीन ये जो होते हैं, तीन बेस पेयर जो होते हैं, इनसे एक कोडॉन बनता है, ठीक है। एक कोडॉन में तीन न्यूक्लियोटाइड होते हैं और एक कोडॉन किसी ना किसी एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसी तरीके से अलग अलग अमीनो एसिड आते रहे होंगे और ये इसी अमीनो एसिड को जोड़ते चला जाता है। ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ को ऐसे माला में उन मोतियों को भरता चला जा रहा है और पूरा मोती की माला तैयार हो गई, मतलब पूरा प्रोटीन तैयार हो गया। यही बात है। अब यहाँ पर होगा क्या, समझ लो ये तो नॉर्मल कंडीशन है, ये कुछ ना कुछ प्रोटीन बनाया करता होगा, मतलब कुछ ना कुछ अमीनो एसिड ऐसे ऐसे बनते रहे होंगे। अब सोचो हो क्या जाए, कोई गड़बड़ हो जाए। मतलब कि ऐसा समझो कि यहाँ पर मैं कोई ना कोई एक चेंज कर दूँ, जी की जगह मैं लगा दूँ सी, कुछ और कर दूँ, तो AUG वाला जिस तरीके का अमीनो एसिड बनाया करता था, अब वो वाला अमीनो एसिड नहीं बनाएगा। मतलब कि कुछ चेंज हो गया, म्यूटेशन हो गई, जिसकी वजह से कुछ असर आ सकता है। मतलब कि एक लेटर को बदल के दूसरा लेटर में अगर उस पर लगा दूं, ऐसा लगता है सब्स्टिट्यूट हो गया। जैसे होता नहीं है, जैसे आज मैम नहीं आई है पढ़ाने, तो मैम की जगह पर किसी और को सब्स्टिट्यूट कर दिया कि आज ये पढ़ा रही हैं। यही क्या है, सब्स्टिट्यूशन है। ऐसे समझ लो यहाँ पर ये चीज़ नहीं आई, इसकी जगह कोई और आ गया, तो इसी को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन है। मतलब यहाँ पर इसी चीज़ को अगर मैं बना के बताऊँ तो आप डायरेक्टली समझ जाओगे, कोडॉन वही है, वही सब कुछ चेंज नहीं हुआ है। ए है, यू है, बस जी की जगह मैंने क्या कर दिया, लो ए कर दिया, बाकी सब सेम है। ये लो सब सेम है, सिर्फ ये वाला बदल गया, बाकी सब क्या है, सेम है, कुछ नहीं बदला। ऐसा कंडीशन, ऐसा सब्स्टिट्यूशन वाला केस आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये हम आगे पढ़ेंगे भी बाद में। क्या चीज़, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया में सब्स्टिट्यूशन वाला काम होता है। यही सब्स्टिट्यूशन वाला होता है। उसमें कोडॉन की कहानी अलग तरीके से है, वो मैं बताऊंगा बाद में, अभी मैं वो चीज़ रिलेट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ बस मैं ये वर्ड का मतलब समझा रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, और इससे रिलेटेड ऐसा हम डिजीज़ पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। अगली बात, एडिशन या डिलीशन हो जाए, ऐसे समझ लो। यहाँ पे चलो मैं कोई भी नाम ले लेता हूँ, यही mRNA को चलो मैं यहाँ पे रख दूँ, ये नॉर्मल केस रहा होगा, मैं अपना नाम लिख दूँ, नहीं जाने दो ज़्यादा हो जाएगा, चलो कोई और नाम लिख देते हैं, ऐसे लिख देता हूँ, हर्ष लिख देता हूँ, HARSH, ऐसे समझ लो हर्ष। ऐसा लगता है ये सब कुछ था, ठीक है, ऐसा कुछ रहा होगा mRNA और इससे कुछ ना कुछ प्रोटीन प्रॉपर बन रही होगी। अब ऐसा समझो होगा क्या,
कुछ बड़ा नाम ले लेते हैं यार, इससे काम नहीं बनेगा है ना, कुछ बड़ा नाम ले लेते हैं। चलो मैं ले लेता हूँ कौन सा, HARSHIT, हर्षित ले लिया है ना। अब इसमें ऐसे समझो कोई इतना सेगमेंट कोई अमीनो एसिड बना रहा होगा, कोई ये अमीनो एसिड, इस तरीके से प्रॉपर सीक्वेंस में बन रहे होंगे। आपने क्या किया यहाँ पर, सिंपली आपने यहाँ पर किया है एडिशन कर दिया। मान लो यहाँ पर कोई एडिशन कर दिया आपने, ऐसा समझ लो यहाँ पर कोई आपने एडिशन कर दिया, ठीक है। अभी तक तो यहाँ पर ऐसे समझ लो P लिख दिया आपने। एडिशन जैसे ही करोगे HA, अब यहाँ पर आ क्या गया, नया वर्ड P, बाकी सब सेम है, बाकी सब खिसक गए, RSHIT। ऐसा लगता है कि इसमें जैसे ही कोई आपने चेंज किया तो यहाँ से आने वाला जितना भी है, ऐसा लगता है पूरा का पूरा सब कुछ बदल गया, मतलब पूरा सीक्वेंस ही अब चेंज हो गया, सबका सब बदल गया। आप कह सकते हो पूरा का पूरा ये फ्रेम ही बदल गया। या फिर एक कंडीशन आप ऐसी ले लो जिसमें आप क्या करोगे, यही वाली जो जीन थी इसमें आप कोई डिलीशन कर दो। मान लो ये वाला आपने क्या कर दिया, हटा दिया, डिलीशन। जैसे ही डिलीशन करोगे ऐसा लगता है दोबारा से ये पूरा का पूरा ये जो फ्रेम था, ये जो पूरा का पूरा सीक्वेंस था, ये वापस ऐसा लगता है बदल गया, HASHIT हो गया, ये फिर से चेंज हो गया। इस केसेस में ऐसा क्या होता है, इस केसेस में हमेशा याद रखना कि ये जो पूरा का पूरा फ्रेम बदल गया, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, इसी को क्या बोलते हैं, इस म्यूटेशन को क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम पूरा शिफ्ट हो गया है, ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। समझ आया कि नहीं आया, ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। ये बातें ध्यान रखना थोड़ी सी, ठीक है। एक और दो वर्ड होते हैं वो भी ध्यान रख लेना कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, ठीक है, और ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ठीक है। चाहो तो कहीं साइड में लिख लो, मैं बता देता हूँ। क्रॉसिंग ओवर सिंपली क्या होता है, हम जानते हैं कि क्रोमोसोम ऐसे जोड़ी में प्रेजेंट होते हैं, पहली जोड़ी, दूसरी जोड़ी, तीसरी जोड़ी, ऐसे पूरा का पूरा जोड़ी में प्रेजेंट होता है। तो ये जो कोई भी जोड़ी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है होमो मतलब सेम, लॉगस मतलब लोकेशन, मतलब इनकी लोकेशन सेम है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम। जब भी होमोलॉगस क्रोमोसोम में आपस में क्रॉसिंग ओवर होती है, इसको आप क्या बोल रहे हो, मतलब आपस में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, इसको आप क्या बोलते हो, क्रॉसिंग ओवर। लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रांसलोकेशन क्या है, तो ऐसे समझो कि कोई एक पहला पेयर इधर था, दूसरा इधर था, ठीक है, दूसरा वाला नीचे रहा होगा। अब आप ऐसा समझो कि ऊपर वाला जो पेयर है उसका क्रॉसिंग ओवर ये नीचे वाले किसी से हो जाए, नीचे वाले किसी से, मतलब इसके एंड से इसका वाला क्रॉसिंग ओवर हो जाए, तो ऐसा लगता है दोनों, ऐसा लगता है नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं। इनके बीच में अगर जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो तो इसको आप कहते हो ट्रांसलोकेशन नाम का शब्द आप यूज करते हो। ये खाली वर्ड जाने रखना, ठीक है। ये नोटिस, ये चीज अच्छे से देख लो। देन हम आगे चलते हैं, क्या पेडिग्री एनालिसिस बता देता हूं आपको एक बार, देखना। पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस। अब देखो ये है क्या और इसकी ज़रूरत थी भी क्या। ऐसे समझो कि जब मेंडल प्लांट्स पे
स्टडी किया करते थे या फिर और भी एक्सपेरिमेंट अगर किए गए छोटे एनिमल्स पे किए गए तो ऐसा लगता है उनका लाइफ स्पैन कम था, ठीक है। और प्लांट्स पे भी ऑब्जर्व कर पाना आसान था, छोटे इंसेक्ट पर भी ऑब्जर्व कर पाना आसान था कि क्या क्या चीज़ें हम बता सकते थे। लेकिन अगर हम बात करें पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन की, ठीक है, अगर ह्यूमंस में आप ये देखना चाह रहे हो कि किसको कौन सी बीमारी है, किसको कौन से जीन में कौन सी दिक्कत है और आने वाले संतान में, आने वाली पीढ़ियों में उसके जाने के चांसेस हैं, ये सब स्टडी करने के लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम था कि कैसे समझोगे आप ये सारी चीज़ें, ठीक है, बड़ी मुश्किल आ जाएगी। तो इसके केस में किया क्या गया कि पूरा का पूरा एक फैमिली ट्री बनाया गया, मतलब फैमिली चार्ट तैयार किया गया। फैमिली चार्ट कैसे, अलग अलग के लिए, अलग अलग फैमिली के लिए अलग अलग फैमिली चार्ट की स्टडी की जाए। जैसे मान लो किसी कोई एक है, ठीक है, कोई फैमिली है जिनमें ये चीज़ नोटिस किया गया कि उनके जो फादर हैं उनके कानों पर क्या है, बाल आते हैं, जिसको हाइपरट्राइकोसिस अब बोल रहे हो, ठीक है। मान लो कोई एक कैरेक्टर है, मान लो इसकी ही स्टडी वो कर रहे थे और उन्होंने ये देखा कि इनके कानों पे बाल हैं, तो आओ एक बार ये भी चेक कर लेते क्या इनके दादा में और किसी में भी रहे होंगे या फिर इनके आने वाली संतान में होने के क्या चांसेस हैं, ये सारी चीज़ें। या फिर कोई और बीमारी ले लो जैसे सिकल सेल एनीमिया या कोई भी चीज़ जिसमें हम कोई डिसऑर्डर देख सकते हैं कि हाँ ये बीमारी कहीं आने वाले संतान में आ ना जाए, ये हम पता कैसे करें। ये सारी चीज़ों की स्टडी, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए अगर आप इंसान पे स्टडी करने जाते तो ऐसा लगता है ह्यूमंस में जो भी बच्चे होते हैं, ऐसा लगता है साल भर बाद या फिर 2 साल 3 साल 4 साल बाद भी लोगों के बच्चे होते हैं। तो आप स्टडी करने बैठोगे अगर तो आपको पूरा जीवन निकल जाएगा, आप समझ ही नहीं पाओगे, बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो ये प्रॉपरली पेडिग्री एनालिसिस ऐसा समझो कि एक प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है, ठीक है। जैसे प्रोबेबिलिटी होती है ना, अनुमान लगाया जाता है, सिंपली उस पर ही बेस्ड है और कुछ हद तक हम अनुमान लगा ले जाते हैं कि हाँ ये चीज़ हो रही होगी। इसी बेस पर ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा भी। इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हम डिजीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाली संतान में कैसे कोई चीज़ ट्रांसमिट हो सकती है, कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है। अलग अलग चीज़ें हम समझेंगे, बट इसको समझने के लिए अगर आप प्रॉपर नाम लिखकर समझते कि ये इंसान का ये नाम है, इससे ये डिजीज़ आई, ये सब बड़ी कन्फ्यूजन वाली चीज़ थी। तो सिंपली किया क्या इन्होंने, साइंटिस्ट ने, कि अलग अलग सिंबल बना दिए, ठीक है। कोई चिन्ह बना दिया, जैसे रोड पे जाते हैं ना, कोई साइन होता है जिससे हम पता जान जाते हैं कि अच्छा ये कुछ ऐसा ऐसा बना है तो मतलब आगे ब्रेकर आने वाला है, ऐसा कुछ कि मतलब यहाँ पर कुछ सिंबल बनाए गए जिससे आप जान पाओ कि ये मेल है, ये फीमेल है, इनके बीच में शादी हुई है तो ऐसा सिंबल है, इनके बच्चों में बीमारी आ चुकी है तो ऐसा सिंबल है, इस तरीके की चीज़ें। तो आओ उसे एक सारी चीज़ें समझते हैं, उसके बाद आगे आगे बढ़ते चलेंगे। देखना, अब मुझे ये बताओ, पेडिग्री एनालिसिस सिंपली जो अभी आपको बताया क्या है, ये बेस्ड है प्रॉपरली बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। सिंबल्स आओ ध्यान रख लेते हैं कैसे होते हैं। सिंबल्स कुछ आपको ध्यान रखते चलना है। स्क्वायर बॉक्स है, ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फीमेल को, ठीक है, ये फीमेल को। और एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ये क्या है, सेक्स अनस्पेसिफाइड, मतलब जो ना मेल है ना फीमेल है, इनका सेक्स हमें नहीं पता। या फिर आप ऐसा कुछ देखो, ऐसा कुछ देख लो, ऐसा कुछ कहीं भी डायग्राम बना हो तो ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, मतलब कि वो कैरेक्टर, वो ट्रेट इनके ऊपर ट्रांसफ़र हो चुका है या ट्रांसमिट हो चुका है, ऐसा दिखाएगा अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। एक ऐसा कुछ होगा, ये क्या है, ये दिखाता है मेटिंग, मतलब इनकी एक दूसरों की आपस में शादी हो गई है। और अगर ऐसे डबल करके दिखा दिया जाए तो इसको आप बोलते हो कॉन्सेंजीनियस मैटिंग। क्या होता है ये, रिलेटिव में मैरिज होना, मैटिंग इन रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव्स में मैटिंग होना।
रिलेटिव में ही आपस में शादी हो जाना, वो क्या है, कंसेजीनियस मैटिंग कहलाता है। अब अगर ऐसा कुछ बना है और नीचे कुछ इस तरीके की चीज़ें बनी हैं, ये लो, ये क्या है, ये जो ऊपर साइड दिख रहा है ये पेरेंट्स हैं, अपर साइड पेरेंट्स हैं, एंड जो लोअर साइड है ये प्रोजनी है। ठीक है, ऐसा भी कुछ देखने को मिल सकता है। तो यहां आप क्या बोलोगे कि यहां पर पेरेंट्स हैव अफेक्टेड प्रोजनी, मतलब इनमें कोई बीमारी लग गई है। पेरेंट्स ऐसा लगता है नॉर्मल से दिख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इनके जीनोटाइप में कुछ गड़बड़ होगा, तभी इनमें कोई चीज़ें आई हैं। ठीक है, अब देखो ये चीज़ शुरू करने से पहले ज़रा सा एक चीज़ मैं ध्यान करा देता हूँ कि आपको पता भी होगा। हम ट्रेट्स अभी देखेंगे, बट उससे पहले आपको एक चीज़ ये पता ही होगी। जैसे अगर मैं बात करूँ, हम पढ़ते हैं कि क्रोमोसोम हमारे में ऐसे पेयर में प्रेजेंट होते हैं, 23 जोड़ी क्रोमोसोम, ऐसे बनाते बनाते ऐसे लास्ट में समझ लो ये भी ऐसे होंगे। तो हम ये बात जानते हैं, ये जो स्टार्टिंग के इतने होते हैं पूरे के पूरे 22 जोड़ी क्रोमोसोम, ये क्या है, ऑटोसोम्स हैं, ऑटोसोम्स। और ये जो लास्ट वाले इनको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, ऑटोसोम्स की बात करें, जैसे देखो अगर मेंडल की मैं बात करूं, मेंडल क्या किया करते थे, अगर किसी ट्रेट को लिया उन्होंने, ठीक है, तो वो डोमिनेंट के लिए क्या बोला करते थे, डोमिनेंट के लिए वो बोला करते थे कि कैपिटल टी ये डोमिनेंट होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी डोमिनेंट होता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी को ऐसा लगता है सप्रेस किया है, और स्मॉल टी वाला क्या है, रेसेसिव है। और ये सारे जीनोटाइप किस चीज़ के हैं, ऐसा लगता है हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, ऑटोजोम्स अगर आपको पढ़ना है, ये अगर मैं पूरे ऑटोजोम्स की बात करूं तो ऑटोजोम्स के लिए मैं ए लेटर का वर्ड का यूज़ करता हूं। ठीक है, जैसे वहाँ हाइट के लिए उन्होंने टॉल वर्ड से टी लिया था और उसी से टॉल एंड डॉर्फ बनाया था, वैसे ही हम ऑटोजोम्स बताने के लिए ए वर्ड का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम जीनोटाइप लेंगे कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ये 3 तरीके के जीनोटाइप हम लिया करेंगे। सेक्स क्रोमोसोम हमें पता है, फीमेल में X और X होता है और मेल में X और Y होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये क्या हुआ करता है, फीमेल, और ये क्या हुआ करता है, मेल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये हो जाएगा। यहाँ तक एक बार नोट कर लो, मैं ज़रा सा आगे बताता हूँ कि ट्रेट्स कैसे हमें देखने हैं, अलग अलग ट्रेट्स अभी हमें पढ़ने हैं। ठीक है, देखना आगे, कहीं शादी वादी हो रही है, दिवाली आ गई, पटाखे फूट रहे हैं। देखो हम यहाँ पर अभी देख रहे हैं, ट्रेट्स बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, ट्रेट्स जिस सीक्वेंस में आपको बता रहा हूं, उसी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त उसी सीक्वेंस में सोचते हुए चलना है। सबसे पहला आप पढ़ोगे क्या, वाई लिंक ट्रेट आप पढ़ रहे हो। वाई लिंक्ड इसका नाम ही ऐसा बता रहा है कि एक्स वाई ये जो क्रोमोसोम्स हुआ करते हैं, इस पे वाई पर इफेक्ट होगा। मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हो कि जो भी अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा वो मेल होगा, और मेल पे ये जो एक्स वाई हुआ करता है वाई पर कहीं ना कहीं शो करेगा। और ये बात तो मुझे पता है कि वाई इकलौता ऐसा क्रोमोसोम है जो सिर्फ और सिर्फ मेल में पाया जाता है। ठीक है, तो जब भी मुझे ये वाला ढूंढना होगा तब तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया कि अगर मैं देखूंगा कि पेरेंट्स में अगर ऊपर साइड पर कोई भी मुझे अफेक्टेड मिला,
कोई भी गड़बड़ मिला मेल में ऊपर साइड पे, तो उसके जितने प्रोजनी होंगे वो सारे के सारे मेल क्या होंगे, वो सब के सब अफेक्टेड होंगे, ठीक है। लेकिन यही मुझे एक और बात ध्यान रहेगी, अगर वाई क्रोमोजोम पे है दैट मीन्स कि किसी भी एक्स क्रोमोजोम पर वो नहीं जाया करेगा, मतलब कि किसी भी फीमेल में वो नहीं जाया करेगा। ये बात ध्यान रहेगी क्या? यहाँ पर आप ये 2 पॉइंट याद रखोगे, कौन कौन से, कि अगर फादर अफेक्टेड है, मतलब मेल अगर अफेक्टेड है, तो सारे बेटे उसके ऑल सन अफेक्टेड होंगे, या आप कह लो यहाँ पे नो फीमेल अफेक्टेड। यहां पर कोई भी फीमेल अफेक्टेड नहीं होगी, तो भी आप जज करके बता सकते हो कि हाँ भाई ये तो वाई लिंक्ड वाला है, ठीक है। ज्यादा सवाल आपके यहीं से हिल जाते हैं। अगली बात करना, अगला आप क्या देखोगे, एक्स लिंक्ड, या फिर आप इसी को कह लो सेक्स लिंक्ड, रेसेसिव वाला, ठीक है। इसमें कैसे समझोगे, यहाँ पे आप पहले समझो कि अफेक्टेड कैसा होगा, नॉर्मल कैसा होगा। एक्स लिंग है, ऐसा लगता है कि ये फीमेल में मोस्टली देखा ही जाता है, ठीक है, मेल की कहानी यहाँ पर तो आई नहीं। लेकिन हाँ, हमें इसे समझने के लिए ऐसे समझ लो, ये है फीमेल का डायग्राम ऐसे बनता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स एक्स, ये क्या है, नॉर्मल केस है, कोई अफेक्टेड नहीं है। और यहाँ पर अगर सी लगा दूं, ऐसा लगता है यहाँ पर ये कैरियर है। कैरियर मतलब इसके पास अफेक्टेड वाला जीन प्रेजेंट तो है, लेकिन अभी पूरी तरह से इसके बॉडी पर एक्सप्रेस नहीं किया है, ठीक है। पूरी तरह से इसके बॉडी पर एक्सप्रेस करने के लिए ये एक्स सी जो है, इस जगह पर भी सी होना चाहिए, तब वो एक्सप्रेस करेगा। आप ऐसा कह सकते हो कि टॉल दिखाई तो दे रहा है, लेकिन उसमें डॉर्फ का जीनोटाइप छुपा हुआ है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला हाल है। लेकिन जब तक स्मॉल टी नहीं होगा, तब तक रेसेसिव ट्रेट नहीं दिखाई देगा। आप यही चीज़ समझ के कर सकते हो कि इसमें अफेक्टेड तब दिखाई देगा जब एक्स के ऊपर दोनों तरफ सी आ जाए, तब आप बोलोगे कि ये क्या है, अफेक्टेड है। और ये क्या है, कैरियर है, कैरियर ऑफ डिजीज। आप कह सकते हो किसी बीमारी की ये कैरियर है, मतलब जीन इसके पास है पर अभी शो नहीं हुआ है, अभी ये बीमार नहीं है। जब ये दोनों पे आ जाता है तब बीमारी शो होगी। और ये क्या है, नॉर्मल है। क्या ये स्ट्रक्चर, ये सिंबल्स आपको याद रहेंगे? ये तो ध्यान रहेंगे ही। अगर आपको ऐसा कुछ दिया जाए, क्वेश्चन में आपके पास पेडिग्री का ऐसे चार्ट बना के 4 सवाल दे दिया जाए, मतलब 4 ऑप्शन दे दे, और उसमें से बोल दे आइडेंटिफाई सेक्स लिंक, या आप कह लो एक्स लिंक डिजीज को आइडेंटिफाई करो, तो आप कैसे पहचानोगे, ठीक है। उसके लिए आपको 2 मूल मंत्र याद रखने हैं। इस केस में होगा कि आप ऐसे ही समझो, नॉर्मल घर की कहानी है। मतलब कि जैसे कि मम्मी होती हैं, हमें पता है मम्मी अपने लड़कों को ज़्यादा प्यार करती हैं, उसी तरह पापा जो होते हैं, पापा अपनी बेटियों को ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना। मतलब लड़कियां पापा की परी होती हैं, तभी तो बोलते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि मम्मी के लाडले कौन होते हैं, उनके लड़के, और पापा के लिए तो क्या है, उनकी परी, मतलब कि उनकी बेटी ही उनका सब कुछ है, ठीक है। मतलब कि ये आप यहाँ से ये चीज़ याद रख सकते हो क्या, कि अगर डॉटर अफेक्टेड है, मतलब कि अगर बेटी अफेक्टेड है, तो हाई चांसेस है, मतलब मोस्टली आप ये समझ लो कि 100% गारंटी है कि फादर अफेक्टेड होगा ही होगा, फादर अफेक्टेड होगा ही होगा। पहला पॉइंट आप इससे क्वेश्चन बनाओगे, आप ढूंढ लोगे कि अगर डॉटर अफेक्टेड दिखा रहा है, डॉटर अफेक्टेड मतलब ऐसे समझ लो, यहाँ पे इनकी ऐसे 3 बच्चे मान लो आए होंगे, जिनमें से ऐसा दिखा रहा है कि भाई ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, और ऐसा कुछ चार्ट दे दिया। अब आप सोच रहे हो, आपने सबसे पहला वाला लगाया कि भाई ऐसा कुछ फॉलो हो रहा है क्या, कि अगर फादर अफेक्टेड है तो सारे सन अफेक्टेड हो। यहाँ तो कोई अफेक्टेड नहीं है बेटे में,
बेटियां अफेक्टेड हैं, और हम ये बात जानते हैं डॉटर अगर अफेक्टेड है तो क्या होगा, फादर अफेक्टेड होना ही होना चाहिए। इसका मतलब ये कौन सा है, एक्स लिंक वाला है। इस तरीके से पूछा जा सकता है। अब देखना दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है। इसी में एक और कंडीशन, मतलब कि ये तो हमने बाप और बेटी का देखा, ठीक है, पापा की परी, मम्मी। अगर मदर अफेक्टेड है तो सारे बेटे, ऑल सन अफेक्टेड होंगे। जितने भी उसके बेटे होंगे सबके सब क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट से आप याद रख लोगे, समझ जाओगे, क्वेश्चन को हिट कर दोगे आसानी से। अगली बात, तीसरे स्टेप पे आप आओगे कहां पर, ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या होता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या होता है। ऑटोसोमल के लिए मैंने क्या बताया था, कैपिटल ए स्मॉल ए। ये किसके लिए, डोमिनेंट पढ़ रहे हो इसलिए। और अगर मैं बोलूं ऑटोसोमल रेसेसिव बता दो, तो रेसेसिव के लिए आप छोटे लेटर को लोगे, स्मॉल ए। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं ये डिसीज अगर मैं देख रहा हूं डोमिनेंट के केस में, ऑटोसोमल बोल रहा हूं, और हम ये बात जानते हैं कि अगर मैं बोलूं कि अफेक्टेड इंडिविजुअल, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ये बीमारी तो दोनों में आ सकती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। और ये अफेक्टेड को आप जीनोटाइप से कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप बोलोगे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, और डोमिनेंट के लिए मैं कैपिटल ए भी लिख सकता हूँ, कैपिटल ए स्मॉल ए भी लिख सकता हूँ। अच्छा, ऐसा अगर ये वाला आपका क्या है, अफेक्टेड है, तो मुझे ये बता दो ज़रा कि इनमें नॉर्मल वालों का जीनोटाइप क्या लिखोगे। ये तो आ गया डोमिनेंट, तो नॉर्मल वाला क्या है, नॉर्मल वाला स्मॉल ए है। ये क्या है, ये नॉर्मल है, और ये क्या है, अफेक्टेड है। कैसे यूज़ करते हैं ये मैं अभी आगे बताऊंगा, आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो, ठीक है। ये क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में आप ऐसा करोगे। चौथा यहीं पे बगल बता देता हूं, ऑटोसोमल रेसेसिव। देखो, ऑटोसोमल डोमिनेंट और रेसेसिव के लिए मूल मंत्र एज सच हम डायरेक्ट नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर तो ये काम कर जाएगा इन दोनों में। इन दोनों के लिए हमें इससे खेल खेलना पड़ेगा, वो हम खेल लेंगे, काफ़ी आसान है, बढ़िया से कर लेंगे। ऑटोसोमल रेसेसिव ये क्या होता है, ऐसे समझो। ऑटोसोमल रेसेसिव में अगर मैं बोलूँ कि जो भी अफेक्टेड इंडिविजुअल है इनका जीनोटाइप आप क्या लिख सकते हो, रेसेसिव बोल रहा हूँ वो भी ऑटोसोमल वाला, तो ये वाला लिखोगे अफेक्टेड में। इसी का उल्टा कर दो, अगर मैं बोलूँ इसका नॉर्मल वाला बताओ, तो आप डोमिनेंट वाला लिख दोगे। कौन कौन सा हुआ करता है, कैपिटल ए स्मॉल ए। ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन में। बट नॉर्मल कंडीशन में कौन सी जगह पे, ऑटोसोमल रेसेसिव के केस में, क्लियर है। और ये वाला ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में, ठीक है। क्वेश्चंस लगाते वक्त आपको कुछ सीक्वेंस फॉलो करना है, वो अभी मैं बताता हूँ सीक्वेंस क्या फॉलो करना है। साथ ही में कुछ क्वेश्चंस आपको अभी यहीं पे दे देता हूँ, वो कैसे देखना है। कहो तो यहीं पे सीक्वेंस बता दो, सीक्वेंस आपको क्या फॉलो करना है। सीक्वेंस फॉर सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या सीक्वेंस फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप जाना। सबसे पहले आप सोचोगे, सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप आप सोचोगे क्या कि वाई लिंक्ड है या नहीं, वाई लिंक्ड ढूंढोगे। सेकेंड स्टेप आप देखोगे क्या वो एक्स लिंक्ड है या नहीं, मतलब अगर वाई लिंक्ड होगा और मिल गया तो आप टिक लगा के आगे बढ़ जाओगे, और अगर वाई लिंक्ड में नहीं मिला, आप कंफ्यूज हो गए कि वाई लिंक तो है ही नहीं भाई, तो दूसरे स्टेप पे आओ, तब आप ढूंढोगे क्या ये एक्स लिंक है या नहीं। मान लो एक्स लिंक भी नहीं मिला आपको, तब आप तीसरे स्टेप पे आ जाओ। तीसरे स्टेप क्या कहता है कि आप देख लो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है या नहीं। तीसरे में भी आपको नहीं मिला ढूंढने के बाद चौथे स्टेप पर आ जाओ। चौथे स्टेप में आप देख लो क्या ऑटोसोमल रेसेसिव तो नहीं है कहीं, तो आपको ऐसे स्टेप में ही फॉलो करते हुए चलना है, सवाल आप बना ले जाओगे। आओ ज़रा सा एक दो हम प्रैक्टिस करके यहीं पर देख लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा अभी इसी पे क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, फिर हम देखते हैं।
चलो देखो, ये कुछ सवाल है, इसे हमें देखना है, थोड़ा देखना। एक बार आप भी देख लो और ट्राई करके देख लो कि कैसे हमें करना है, ठीक है। चलो शुरू करें। अब देखो, आपको स्टेप बाय स्टेप सोचना है। सबसे पहला स्टेप वाई लिंक सोचना है, मतलब कि क्या इसमें से फादर अफेक्टेड है और उसके सारे सन अफेक्टेड है। इसमें जो बेटा है वो तो अफेक्टेड है ही नहीं, मतलब कि पहला नियम क्या कहता है, वाई लिंक वाला नियम क्या कहता है कि हम तो फेल हो गए। दूसरा, क्या ये सेक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक क्या हुआ करता था कि अगर फादर अफेक्टेड है या फिर आप कह लो अगर डॉटर अफेक्टेड है तो उसका मतलब कंफर्म ये है कि फादर अफेक्टेड होगा ही होगा। डॉटर अफेक्टेड है तो इसका मतलब फादर अफेक्टेड होगा ही होगा। डॉटर अफेक्टेड है तो फादर अफेक्टेड होगा ही होगा, मतलब आप कह रहे हो कि ये एक्स लिंक्ड वाला है। करेक्ट है। दूसरी बात, यहाँ पर देखो, वापिस से पहली कंडीशन, क्या ये वाई लिंक्ड है। फादर अफेक्टेड है, नहीं है। डॉटर अफेक्टेड है, हाँ है यहाँ पे, मतलब कि वाई लिंक्ड वाला तो नहीं लगा। एक्स लिंक्ड वाली कंडीशन में हम आए तो हमने क्या देखा कि डॉटर अफेक्टेड तो है लेकिन फादर अफेक्टेड नहीं है, मतलब कि सेकंड कंडीशन भी यहाँ से खत्म हो गई। तीसरी कंडीशन पे अब आओ कि आप ऑटोसोमल डोमिनेंट लगा के देखो। ऑटोसोमल डोमिनेंट में याद करो क्या था, अफेक्टेड के लिए आप जीनोटाइप क्या लिखा करते थे, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, मतलब कि इसका जीनोटाइप इनमें से कोई ना कोई होना चाहिए, है ना। इसका मतलब बाकी बचे जो नॉर्मल वाले हैं, नॉर्मल वालों के लिए आप क्या लिखा करते थे, नॉर्मल वाले स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए हो सकते हैं, यही तो हो सकता है। बट आप खुद ध्यान से सोचो, अगर आप ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात कर रहे हो, वाई लिंक तो ये है ही नहीं, एक्स लिंक भी ये है ही नहीं। ऑटोसोमल डोमिनेंट की अगर आप बात कर रहे हो तो मुझे ये बताओ, अगर आप ऑटोसोमल डोमिनेंट लेते हो तो क्या इनका क्रॉस कराने के बाद ऐसा कोई जीनोटाइप आने की पॉसिबिलिटी है, कोई चांस ही नहीं है। आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस इतना घिस घिस के पढ़ा है, तो यहाँ पे गड़बड़ क्या आ सकती है। अगला आप चेक करोगे ऑटोसोमल रेसेसिव को, हुआ क्या करता था। अब आप जीनोटाइप को बदलो, मतलब इसकी जगह पर आप सारा चेंज करके क्या रखोगे। अब आप क्या चेक कर रहे हो, ऑटोसोमल रेसेसिव, मतलब कि अब यहाँ पर अफेक्टेड के लिए आप ऑटोसोमल रेसेसिव में ये वाला लिखोगे, और नॉर्मल वाले में क्या लिख सकते हो आप, ये जीनोटाइप लिख सकते हो, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। क्या इनमें से कोई पॉसिबिलिटी से ये वाला आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आप कैपिटल ए स्मॉल ए को कैपिटल ए स्मॉल ए से करवा दो तो ये वाला आ जाएगा, मतलब कि ऑटोसोमल रेसेसिव आपका टिक लग गया। अगला सवाल आपसे देखा गया, आपसे यहाँ पे पूछ रहा है वाई लिंक एक बार चेक करो। वाई लिंक आप चेक करोगे तो क्या होना चाहिए था कि अगर फादर अफेक्टेड होता तो सारे बेटे अफेक्टेड होते, तो वाई लिंक होता, चांसेस हाई था क्योंकि वाई कैरेक्टरिस्टिक पे है। बट दूसरी बात पर आओ, अब हम कहाँ पहुंचे, एक्स लिंक पर। एक्स लिंक पर हम चेक करते हैं क्या कोई बेटी अफेक्टेड है, नहीं है। दूसरी कंडीशन, मदर अफेक्टेड है तो ऑल चाइल्ड आर अफेक्टेड, ऑल सन आर अफेक्टेड, मतलब कि मदर अफेक्टेड है तो उनके सारे बेटे क्या हैं, अफेक्टेड है, मतलब कि वाई लिंक तो नहीं लगा, लेकिन एक्स लिंक्ड वाली कंडीशन लग गई ना। दूसरी बात, इस पर आ जाओ, वाई लिंक चेक करो। अगर फादर अफेक्टेड है तो सारे बेटे अफेक्टेड होंगे, ये तो वाई लिंक वाली कंडीशन लग गई, पहला ही करेक्ट हो गया, वाई लिंक्ड की कंडीशन लग गई, है कि नहीं। यहाँ पर वाई लिंक की कंडीशन लग गई। इस तरीके से अगर आपको सवाल दिया, सवाल कैसे देगा, तो आपसे बोल सकता है कि वाई लिंक्ड का आपके पास मैंने चार्ट बना के दिया है, इन चारों में से कोई भी टिक कर दो, या फिर मैंने ऑटोसोमल रेसेसिव का दे दिया, मैंने ऑटोसोमल डोमिनेंट का दे दिया, इन चार में से टिक कर दो, ऐसा कुछ दे सकता है। बट ऐसे आने के सवाल आने के चांसेस कम होते हैं। कैसे चांसेस ज़्यादा होते हैं बताता हूँ। आपसे देगा, आपसे वो क्वेश्चन दे सकता है, बोलेगा कि सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, मतलब कोई डिजीज़ का नाम दे दिया, डिजीज़ का नेम दे दिया, और आपको ऐसे कोई चार्ट बना के दे दिया, मान लो 3-4 ऐसे चार्ट बना के आपको दे दिया कि मुझे ये बताओ कि इनमें से सिकल सेल एनीमिया वाला कौन सा है। ऐसा कोई 4 चार्ट बना के दे देगा और बोलेगा
कि इनमें से ये वाली जो बीमारी है इन चारों में से मुझे ढूंढ के बताओ कौन सी है। अब इस सवाल को कैसे करना है, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये बीमारी इन चारों में से कौन से कंडीशन में आती है, मतलब कि वो वाई लिंक्ड है, एक्स लिंक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रेसेसिव है। इनमें से ये बात पता होनी भी तो ज़रूरी है। अगर ये पता होगी तब आप ऐसे सवाल हिट कर दोगे। तो इसको करने के लिए आप ज़रा एग्जाम्पल देख लो कि कैसे कैसे एग्जाम्पल है, उसे भी हम याद कर लेते हैं। ज़रा सा देखना, सीक्वेंस में ही बता रहा हूँ कैसे याद हो जाएगा। एग्जाम्पल्स बेस्ड आपसे वो देगा। देखो आप यहाँ पर आए, मैं बात कर रहा हूँ वाई लिंक्ड। वाई लिंक्ड हम बात जानते हैं मेल्स के लिए होगा, बिल्कुल यहाँ पे आप इसका एग्जाम्पल भूल भी नहीं सकते हो। यहाँ पर एक है हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर ट्राइकोसिस ये क्या होता है, ये वाई पर ही, ये वाई जीन पर ही होता है और ऐसा लगता है वाई क्रोमोसोम पर ही होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है कान पर बाल लाने के लिए, और ये सिर्फ और सिर्फ मेल का कैरेक्टर है। ठीक है, हाइपर ट्राइकोसिस आपको याद होगा। और एक और चीज़ याद हो जाएगा, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, मतलब टेस्टिस को बनाने वाला। ठीक है, और टेस्टिस हम जानते हैं मेल में ही होता है। टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर ये मेल में ही होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सवाल आता है कि बाकी एग्जाम्पल कैसे याद रहेंगे। एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड आप इनको बोल दो। देखो एग्जाम्पल मैं घटिया सा दे सकता हूँ याद रखने के लिए, लेकिन हाँ याद रहेगा इस बात की गारंटी है। इसमें दो आते हैं, कौन कौन से, एक आएगा हीमोफीलिया, दूसरा आएगा कलर ब्लाइंडनेस। इसमें दो आएंगे एग्जाम्पल्स। ये सारे हम आगे जाकर पढ़ेंगे भी, डिसऑर्डर्स, डिसीजेस, ये सब। अब ये याद कैसे रहेगा, भूल सकते हैं। याद ये रखना है, सेक्स लिंक से क्या याद रहेगा कि हमें ये बात पता है कि अक्सर अपोजिट सेक्स के बीच क्या होता है, प्यार होता है, मतलब मेल और फीमेल के बीच ही तो प्यार होगा। अब वो तो आज के ज़माने की बात अलग है, बट नॉर्मली बता रहा हूँ। सेक्स लिंक मतलब अपोजिट सेक्स के बीच प्यार होगा। अब हम ये बात जानते हैं, हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते आए हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये जो फाइल वाला वर्ड है, ऐसा लगता है ये फाइल लविंग नेचर को क्या करता है, दर्शाता है। तो इससे ध्यान रहेगा कि फाइल वाला, लविंग वाला, ऑपोजिट सेक्स के बीच लविंग वाला, ऐसा लगता है फाइल वाला एग्जाम्पल आएगा हीमोफीलिया। और हम ये बात ये भी जानते हैं कि अक्सर इंसान प्यार में अंधा हो जाता है, अक्सर इंसान प्यार में अंधा हो जाता है। मैं इसको ब्लाइंडनेस को क्या बोल रहा हूँ कि इंसान अंधा हो गया, अंधा हो गया प्यार में, अपोजिट सेक्स के बीच प्यार हुआ। ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। तीसरा मुझे बताओ ऑटोसोमल डोमिनेंट, इसका एग्जाम्पल कैसे याद रहेगा। और एक और आएगा ऑटोसोमल रेसेसिव में। अच्छा, ऑटोसोमल डोमिनेंट में कैसे याद रहेगा, ऐसे समझो कि जब हम छोटे थे डॉक्टर के यहाँ जाते थे, डॉक्टर जब भी हम बीमार होते थे डॉक्टर क्या करते थे, सिंपल हमें सिरप दे देते थे, टॉनिक दे देते कि पी लो ठीक हो जाओगे। बट जब हम बड़े हो जाते हैं, मतलब आप कह लो जब आप डोमिनेंट हो गए, जब आप बड़े हो गए, तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम टॉनिक नहीं पीते हैं। ठीक है, हमें टॉनिक दिया ही नहीं जाता, मतलब हम सिरप नहीं पीते हैं, हम गोलियां खाते हैं। आप ऐसे समझो डोमिनेंट को, डोमिनेंट से याद रहेगा टॉनिक वाला, कौन सा टॉनिक, मायोटॉनिक, है ना, मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी, डिस्ट्रॉफी एग्जाम्पल यहाँ पर है। ऑटोसोमल रेसेसिव में मतलब आप इतना समझो, ये तीन याद हो गए, जितने एग्जाम्पल इसके बाद आप पढ़ोगे सबके सबको कहाँ ढकेल दो, ऑटोसोमल रेसेसिव में। अब चाहे इसके याद करो नहीं भी करो कोई दिक्कत ही नहीं, आप ऑलरेडी क्वेश्चन बना दोगे अगर ये तीनों आपको याद हो चुके हैं तो। आई थिंक याद हो ही गए होंगे। इसमें तो और भी बहुत सारे आ जाएंगे, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसलिए मैंने ये मायोटॉनिक वाला रिलेट किया क्योंकि ऐसा लगता है ये दोनों सेम सा नज़र आता है।
तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी किस में, इसमें मायोटोनिक वाला किस में, डोमिनेंट वाले में। टॉनिक हम डोमिनेंट में आके छोड़ देते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देते हैं ऐसा समझ लो। सिकल सेल एनीमिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थैलेसीमिया या फिर आप कह लो सिस्टिक फाइब्रोसिस एटसेट्रा, ऐसे सब। ऐसे एग्जाम्पल देके आपको चार्ट बना के दे देगा कि मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा चार्ट ये किस चीज़ का है। ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी में आप देखना, आपको 2 डायग्राम दिए गए हैं, ठीक है, उसमें नीचे पढ़ना मत किस चीज़ का दिया है, सिंपली डायरेक्टली सॉल्व करके देखना, कोशिश करने की कोशिश करना मतलब ट्राई करने की कोशिश करना कि वो कैसे बनेगा। सीक्वेंस फॉलो करना खाली, वाई लिंक क्या होगा, फिर एक्स लिंक में चेक करना, ऑटोसोमल डोमिनेंट में बना के देखना, ऑटोसोमल रेसेसिव में बना के देखना। आप अपने आप समझ जाओगे कि अच्छा हाँ ये तो ईजी हो जाएगा आपसे। पहला दिया ऑटोसोमल डोमिनेंट को लेके, दूसरा आपको दिया है शायद ऑटोसोमल रेसेसिव के लेके, दोनों चीज़ का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। एक सिकल सेल एनीमिया का दिया है और एक दूसरा दिया है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का दिया है, ठीक है। तो वो एक बार आप खुद से भी ट्राई करके कोशिश करना, बन जाएगा। और भी बाकी के क्वेश्चंस आप ट्राई करते रहना, सीक्वेंस सही फॉलो करना, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा डीपर लेवल में इस टॉपिक में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर साल इससे सवाल आता ही आता है। हाँ, चांसेस होते हैं कि आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो अपने को रेडी तो करके ही जाना है, ये आप मान के चलो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और इसमें जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, क्रोमोसोम डिसऑर्डर है, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा, हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस उसके बाद शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के डिसऑर्डर कंप्लीट करते हैं। चलो, थैंक यू सो मच।